नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है गति। गति अर्थात मोशन। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में देखते क्या लिखा है। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियां चलती हैं। परमाणु ग्रह क्या लिखा, परमाणु अणु ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान है। हम प्रायः यह समझने क्या लिखा है, हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करती है, परिवर्तित करती है। तथापि क्या लिखा है, तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय क्या लिखा है, सूर्योदय सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की घटनाओं के क्या कारण है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं। आगे देखते हैं। किसी वक्त क्या लिखा है, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। क्या लिखा है, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए क्या हो सकती है, स्थिर हो सकती है। गति गति कर रही बस के क्या लिखा है, गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामा अवस्था में पाता है। ये क्या लिखा है, यह अवलोकन क्या संकेत करते हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत सी गतियां क्या होती हैं, जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय रेखा में या वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं। कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ क्या लिखा है, कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। यहां से देखते हैं गति का वर्णन। गति का वर्णन, हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में क्या लिखा है, माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन क्या है, निर्देश बिंदु है। क्या है, निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं या मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में क्या है, मेरा स्कूल है। तो जो मेरा घर है ये क्या है, निर्देश बिंदु है। क्या स्पष्ट करता है, निर्देश बिंदु, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मूल बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सरल रेखी गति। सरल रेखी गति, गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है, गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। सरल रेखी गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु, क्या लेते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु सरल रेखी पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु ओ से क्या करता है, बिंदु ओ से प्रारंभ करता है या करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जाता है। बिंदु ओ को क्या, जिससे वो प्रारंभ करता है, जिस बिंदु से वह चलना प्रारंभ करता है उस बिंदु को हम क्या मानते हैं, निर्देश बिंदु मान सकते हैं। ठीक जैसा कि चित्र 7.1 में दिखाया गया है। माना कि भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी और सी वस्तु की स्थितियों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहले सी और बी से गुजरती है, कोई वस्तु है, पहले वह या यह सी और बी से गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर क्या होती है, वापस लौटती है और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। ठीक है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी ए ओ या ओ ए प्लस ए सी है। ठीक, 60 किलोमीटर यहाँ दिखाया गया। ये देखिए, कोई वस्तु है, यहाँ ये पॉइंट ओ है। ठीक, इसको हम क्या मानते हैं, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। यहाँ से कोई वस्तु चलती है तो सी बी होते हुए ए तक क्या होती है, पहुंचती है। ठीक है। तो वहां तक जाने में देखिए, जब ओ से ए गया कोई वस्तु तो 60 किलोमीटर दूर ये हो गया। फिर वापस वो सी पॉइंट पर आता है, सी बिंदु पर जब आता है तो 60 में से यहाँ तक 25 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। 35 प्लस 60 बराबर हो गया हमारा 95 किलोमीटर दूर। ठीक, वही लिखा गया, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी ओ ए प्लस ए सी। ठीक, अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इक्वल टू 95 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु को क्या लिखा है, किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियां होती हैं, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान, क्या लिखा है, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। ठीक है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति ओ से उसकी अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह दूरी, क्या लिखा है, यह दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। देखिए, विस्थापन किसे कहते हैं, जैसे कि कोई वस्तु है, यहाँ पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता है, ये गया यहाँ बी पॉइंट पर। ठीक, बी से गया सी पॉइंट पर। ठीक है, सी पॉइंट पे गया तो अब हम देखेंगे कि वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी है उसमें हम विस्थापन देखते हैं। विस्थापन, तो विस्थापन देखिए, ये फाइनल बिंदु और ये इनिशियल बिंदु, ठीक, दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये जितना डिस्टेंस आएगा, यह जितना डिस्टेंस आएगा इसी को हम मान लेते हैं, यही होता है विस्थापन। वही लिखा है यहाँ पर। ठीक, अब देखते हैं आगे। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। चित्र 7.1 में दिए गए उदाहरण को ले। ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसमें दिखाया गया, देखिए कोई वस्तु है, यहाँ देखिए ये बिंदु ओ से चले, यहाँ बिंदु ओ से चलता है ए तक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक गया, दूरी भी सेम है 60 किलोमीटर दूर। ठीक, तो विस्थापन भी देखिए, फाइनल बिंदु है, ये इनिशियल बिंदु और ये फाइनल बिंदु है, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर दूर। यदि वहां से वापस आता है, यहाँ वापस आता है कोई वस्तु, तो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारा विस्थापन हो जाएगा। ठीक, वही लिखा है यहाँ पे। देखिए, ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी कितना होगा, 60 किलोमीटर होगा। ठीक, ओ से ए तक पुनः, ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 प्लस 25 किलोमीटर दूर, 85, जबकि विस्थापन का परिमाण कितना होगा, 35 किलोमीटर दूर होगा। इसलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर, तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान, क्या लिखा है, पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान वो, क्या लिखा, पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः ओ तक जाती है, क्या लिखा है, यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः ओ तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती हैं, अतः विस्थापन शून्य है। ठीक, यदि, क्या लिखा, यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी ओ ए प्लस ए ओ, ठीक, बराबर 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर बराबर 120 किलोमीटर दूर है।
या 120 किलोमीटर है। इस प्रकार इस प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं हम। यहां से देखते हैं, अगली हेडिंग हमारी क्या है, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति। माना कि क्या लिखा है, माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, माना पहले सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर तथा चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो समान समय में या समान समांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समांतराल कितना होता है, छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क, क्या लिखा है, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के क्या है, कुछ उदाहरण है। ठीक है, ये देखिए सारणी दिया गया है। सारणी 7.1 में क्या है, ये देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है। प्रत्येक टाइम इंटरवल जो समयांतराल है 15-15 मिनट का है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि इनमें से वस्तु ए और वस्तु बी के बीच कौन असमान गति कर रहा है और कौन समान गति कर रहा है या समान दूरी तय करता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जब 9:30 बजे ए वस्तु चलना प्रारंभ करता है और बी वस्तु, ठीक, 15 मिनट में वह 10 से 20 मीटर की दूरी तय करता है। लेकिन बी 12 से 19, 19 से 23, प्रत्येक 15 मिनट पे 35, 37 और 41। लेकिन ए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 50। प्रत्येक डिस्टेंस देखिए, दोनों के इंटरवल जो है, डिस्टेंस इंटरवल जो है क्या है, 10 मीटर का है। अर्थात प्रत्येक 15 मिनट में इनकी दूरी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, या अर्थात इसको कह सकते हैं एक समान वेग से ये जो है, ये वस्तु जो है दूरी चल रही है। लेकिन बी क्या करता है, हर 15 मिनट में उसका जो दूरी है क्या है, भिन्न भिन्न आ रहा है। उसका परिमाण कितना आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह असमान गति कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं गति की दर का मापन। अगली हेडिंग कौन सी है, गति की दर का मापन। क्या लिखा है, चित्र 7.2 में दी गई स्थिति को देखें। चित्र 7.2 ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति आवर्स है तो इसका क्या अर्थ है। चित्र 7.2 में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हो। तो आइए देखते हैं। किसी दी गई निश्चित दूरी को, क्या लिखा है, किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। ठीक है, इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे। क्या लिखा है, इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर इनवर्स चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चाल का अन्य मात्रक क्या हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर इनवर्स, और किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर आवर्स इनवर्स। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं, क्या लिखा है, यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं समान, क्या लिखा है,
अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। औसत चाल, एवरेज स्पीड इसको कहते हैं इंग्लिश में, एवरेज स्पीड के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल, क्या लिखा है? वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी, क्या लिखा है? वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ दिया क्या है? औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी अपान कुल समयावधि। यदि क्या लिखा? एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या होगी? देखते हैं। वी बराबर एस बटे टी या एस अपान टी। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझे। एक कार 2 आवर्स का मतलब या 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर्स है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर आवर्स की चाल से चल रही होगी या नहीं चल रही होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम भी हो सकती है या चली होगी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा है उदाहरण 7.1 में। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कितना तय करती है? एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो हम देखते हैं कुल दूरी। फार्मूला क्या था? कुल दूरी, देखिए औसत चाल बराबर v बराबर क्या है? तय की गई कुल दूरी। तय की गई कुल दूरी हमारी कितनी है? 16 प्लस 16 मीटर अपान लिया गया समय हमारा कितना है? लिया गया समय कुल कितना है? 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड बराबर कितना हो गया? ये हो गया 6 सेकेंड। अर्थात हम इसको कह सकते हैं 32/6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5.33 ये आंसर आएगा। ठीक है, और इसका मात्रक हो जाए मीटर प्रति सेकेंड, ये आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं दिशा के साथ चाल। ठीक है, किसी वस्तु की गति की दर, किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। क्या लिखा है? किसी वस्तु की गति दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि, क्या लिखा? वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है, अर्थात वेलोसिटी कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ क्या हो सकता है? परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत वेग, क्या लिखा है? इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान हो सकती है या होती है यदि वस्तु का वेग, क्या लिखा है? यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग अर्थात इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। ये देखिए औसत वेग का फार्मूला है। ठीक है, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपान 2। ठीक है, वी एवरेज बराबर u प्लस v अपान 2, जहां v क्या है? v एवरेज औसत वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है, अर्थात मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये रहा, देखिए उदाहरण के लिए क्या है? यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400, क्या लिखा है? यात्रा जब शुरू होता है तो 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है ओडोमीटर, यात्रा समाप्ति पर क्या लिखा है? 24 किलोमीटर दूर प्रदर्शित करता है। तो आइए देखते हैं।
यदि यदि इस यात्रा में क्या लिखा, इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर आवर्स और मीटर सेकंड दोनों में ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखते हैं किलोमीटर दूरी क्या है, देखिए 2400 माइनस हम क्या कर देंगे माइनस 2000 बराबर हो जाएगा हमारा 400 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया 400 किलोमीटर, ये हमारा दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा कितना 400 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब हम देखते हैं वी एवरेज, टी कितना दिया है, समय कितना दिया है। देखिए हमें दूरी प्राप्त हुई, एस बराबर 400 किलोमीटर प्राप्त हुआ। ठीक, टी बराबर हमारा कितना दिया है 8 घंटा दिया है। इसको हम किस में परिवर्तित कर लेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे v बराबर क्या है, v बराबर फार्मूला एस अपान टी, एस अपान टी है फार्मूला। अब एस अपान टी में हम दोनों वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एस अपान टी था तो एस कितना है 400 बटे 8। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति आवर। जब हम इसको सेकेंड में बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गया किलोमीटर में आ गया, जब हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। अब कैसे आया हम देखते हैं, देखिए तो सॉल्व करते हैं पहले। देखिए हमारा आंसर आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 बटे घंटा है तो पहले मिनट में और 60, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। ये आंसर आया है, देखिए ये एक दूसरा उदाहरण क्या दिया है, उषा 90 मीटर, क्या लिखा है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। उषा 90 मीटर तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखी पथ पर जाती है। ठीक, तथा वापस आती है, तो इस दौरान कुल दूरी कितनी हुई 90 मीटर वो गई और 90 मीटर आई, तो कितना होगा 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो आइए औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करते। देखिए उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है 180 मीटर है। 1 मिनट में उषा का विस्थापन कितना हो गया 0, विस्थापन 0 क्यों हो गया, देखिए उषा यहाँ से स्टार्ट करती है तालाब के, यहाँ तक जाती है 90 मीटर दूर। ठीक, फिर वो वापस उसी बिंदु पर आ जाती है, और मैंने कहा था जो विस्थापन होता है फाइनल बिंदु और इनिशियल बिंदु के बीच की दूरी होती है, लेकिन यहाँ पर उषा पुनः अपने वापस आ गई तो फाइनल बिंदु और इनिशियल बिंदु जो होता है दोनों सेम हो गया, तो इसलिए विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब औसत चाल जब हम निकालते हैं तो तय की गई दूरी कितनी है 180 मीटर। ठीक है, और हमारा 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड में परिवर्तित कर लिया। ठीक, तो 180 बटे हमारा 60 हो गया, तो आंसर आया 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, औसत वेग देखते हैं, विस्थापन औसत वेग में क्या दिया विस्थापन और कुल समय। विस्थापन अभी हमने बताया 0, समय कितना है 60 सेकेंड, तो औसत देखिए ये 60 सेकेंड हो गया, तो औसत वेग क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वेग परिवर्तन की दर। हमारा अगली हेडिंग है वेग परिवर्तन की दर। किसी वस्तु की, क्या लिखा है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होता है शून्य नहीं होता है। क्या अब इसको छोड़ते हैं, यहां से देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक, क्या लिखा, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की क्या है माप है। अब देखते हैं त्वरण।
त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। त्वरण बराबर हो गया वेग परिवर्तन की दर बटे लिया गया समय। यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, स्मॉल u है, स्मॉल u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा, a बराबर v माइनस यू अपान टी। जहां पर a क्या है, हमारा त्वरण है, v क्या है, अंतिम क्या है, अंतिम वेग है, और स्मॉल u जो है प्रारंभिक वेग है। ठीक, t क्या है, समय है। ठीक, देखते हैं वही। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि एक वस्तु, आगे देखते हैं क्या लिखा है, यदि एक वस्तु सीधे रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से, क्या लिखा है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। क्या है, कार असमान त्वरण के साथ क्या है, गतिमान है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। विरामावस्था में क्या लिखा, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। देखिए, पहले तो हमको देखना यहाँ है कि विरामावस्था से राहुल क्या करता है, विरामावस्था से साइकिल क्या करता है, चलाना स्टार्ट करता है। विरामावस्था का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। पहली स्थिति में 0 हो गई, वही दिया है। प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग इसमें कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड, जिसमें समय दिया है 30 सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, v माइनस यू अपान टी। देखिए, ए बराबर हमारा हो गया, u कितना दिया है हमारा, u दिया है हमारा 6, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 0, और समय कितना दिया t, अर्थात 6/30। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.2। ठीक है, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा पहली स्थिति में हो गया। अब देखते हैं दूसरी स्थिति में क्या है। दूसरी अवस्था में देखते हैं, प्रारंभिक वेग अब हमारा हो जाएगा क्या, 6 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग हमारा क्या दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें समय कितना लगा था, t बराबर 5 सेकेंड। तो ए बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 5 क्या है, समय है। तो सॉल्व करने पर हमारा ये आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। देखिए, हमने जब त्वरण के बारे में पढ़ा था तो क्या लिखा था, जब गति के दिशा में त्वरण हो तो उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर जो उसके विपरीत दिशा में हो तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो वही दिया, साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में देखिए 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दूसरी स्थिति में -0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगली हेडिंग हमारी क्या है, गति का ग्राफी प्रदर्शन। क्या है, गति का ग्राफी प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में, क्या लिखा है, कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय, क्या लिखा है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है, जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है। क्या है, जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखी ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को, क्या लिखा है,
किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे कि समय पर। क्या लिखा है? जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर। अब हम देखते हैं दूरी समय ग्राफ क्या है। दूरी समय ग्राफ के बारे में हम लोग देखते हैं। समय के साथ क्या लिखा है? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें देखिए, इस ग्राफ में समय को किस अक्ष पर? x अक्ष पर और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विरामावस्था में है, या देखिए क्या लिखा है? वस्तु एक समान चाल से या असमान से चाल से चल रही या विरामावस्था में इत्यादि। तो देखते हैं चित्र 7.3 में दिखाया गया। देखिए चित्र 7 में क्या दिखाया गया है? एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ। देखिए क्या लिखा है? ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। y अक्ष पर क्या है? दूरी है, x अक्ष पर समय है। देखिए जब एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही है, देखिए जब एक समान चाल से चल रही है तो दूरी भी बढ़ रही है और उसी के साथ साथ समय भी बढ़ रहा है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के साथ क्या लिखा है? अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। ठीक है, इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि चित्र 7.3 में प्रदर्शित है या दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्राफ का ओबी भाग। क्या लिखा है? ग्राफ का ओबी भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 7.3 में बहुत ध्यान से देखिए। चित्र 7.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को ले बिंदु ए से x अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से y अक्ष के समानांतर। इसमें क्या लिखा है? बिंदु ए से x अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं। देखते हैं यहाँ, देखिए एक त्रिभुज ABC बनाती है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक, एक त्रिभुज ABC बनाती है। अब ग्राफ पर AC समांतराल हमारा हो गया T2 माइनस T1 को बताता है, जबकि BC दूरी S2 माइनस S1 को दर्शाता है या बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से बिंदु B तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस N1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। V बराबर S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1। ठीक है, हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। 7.2 एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समांतराल में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करती है। ये देखते हैं, इसमें देखिए 2 सेकंड, ये समय 2 सेकंड में 1, 4 सेकंड में 4, 6 दूरी। ठीक है, अर्थात इसमें देख सकते हैं कि असमान गति को प्रदर्शित किया जा रहा है, या कह सकते हैं हम असमान वेग को प्रदर्शित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, ये देखिए चित्र 7.4 में दर्शाया गया असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ। ये देखिए समय के साथ समय तो बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड देखिए, दूरी बहुत तेज बढ़ रही है, इसकी दूरी बहुत तेज हो रही है, अर्थात असमान वेग से गति कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं
कार की गति के लिए, कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ, कार के गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 7.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 7.3 में दिए गए ग्राफ से क्या है, भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है या आरेखीय परिवर्तन को दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 7.4 में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। अब हम देखते हैं वेग समय ग्राफ। अगली हेडिंग हमारी क्या है, वेग समय ग्राफ। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के, क्या लिखा है, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए चित्र 7.5 में एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। ठीक है, आगे देखते हैं। वेग समय ग्राफ क्या है, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस ग्राफ में क्या लिखा है, इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। किस पे, समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि चित्र 7.5 में दर्शाया गया है। यह x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 7.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति आवर के एक समान वेग से गति कर रही है कि वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि क्या लिखा है, हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण को या परिमाण के बराबर होता है। चित्र 7.5 से T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 व T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचे। 40 किलोमीटर आवर्स इनवर्स के वेग को ऊंचाई AC या BD को समय T2 माइनस T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। इसीलिए समय T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है। देखिए S बराबर AC इंटू CD, ये देखिए S बराबर AC इंटू CD, ठीक, ये देखिए S बराबर AC इंटू CD, AC बराबर 40 किलोमीटर आवर्स है और गुणे CD हमारा T2 माइनस T1 है। ठीक है, ये हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD, ये रहा चतुर्भुज ABCD। ठीक है, ACDC क्या लिखते हैं, ACDB भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर, क्या लिखा है, विभिन्न समयों पर मीटर सेकेंड इनवर्स व किलोमीटर आवर्स इनवर्स में 7.3 में प्रदर्शित किया गया है। आगे देखते हैं अब हम, ये देखिए 7.3 विभिन्न समय पर कार का वेग दिया गया है। देखिए ये जो वेग है मीटर पर सेकेंड में है और ये किलोमीटर पर आवर्स में है। इस स्थिति में क्या लिखा है, इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 7.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में, क्या लिखा है, समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। ये देखिए चित्र 7.6 में दिखाया गया है। एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग, ये देखिए कार का वेग है। ठीक है, एक समान गति को दर्शाता है। आगे देखते हैं। आप, क्या लिखा है, आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा
प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा, क्षेत्र अर्थात क्षेत्रफल ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूंकि कार के वेग, क्या लिखा है, चूंकि कार के वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी s वेग समय ग्राफ में प्रदर्शित क्षेत्र ABCDE द्वारा व्यक्त की जाएगी। जैसे s बराबर ABCD का क्षेत्रफल, ABCDE का क्षेत्रफल, ABCD में देखिए क्या है, आयत है, ABCD आयत है और त्रिभुज ADE है का क्षेत्रफल हम लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा AB गुणे BC अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा या ऊंचाई, इसमें हो जाएगा 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखते हैं असमान त्वरित गति। इसमें देखते हैं यही क्षेत्रफल लिया था अभी हमने, देखिए ABCD हो गया और ये हो गया त्रिभुज, ये आयत हो गया और ये हो गया त्रिभुज, ये डिस्टेंस इसका ये लेते हैं 1/2 और इसका ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, देखिए क्या लिखा है, असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ भी आकृति हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। ठीक है, चित्र 7.7a वेग समय ग्राफ को दर्शाता है जो कि एक वस्तु के गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है, जबकि चित्र 7.7b में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें, देखिए चित्र 7.7a में देखिए, ये देखिए वेग जो है अचानक क्या हो रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, वेग जो है कम होता जा रहा है, लेकिन समय तो बढ़ेगा ही ना, इसमें क्या होगा, घटता जा रहा है। ठीक, और इसमें देखते हैं, देखिए समय के साथ वेग जो है घटता बढ़ता दोनों दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है, देखिए असमान त्वरित गति से, क्या लिखा, असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग समय ग्राफ। ठीक है, आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं, यहां से देखते हैं गति के समीकरण। अब हम देखते हैं गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है, कोई वस्तु सीधी रेखा में, क्या लिखा है, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है। देखते हैं, पहला समीकरण देखिए, v बराबर u प्लस at। देखिए v क्या है, v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है अर्थात अंतिम वेग है, स्मॉल u जो है इनिशियल अर्थात प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t क्या है, समय है। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 है, ये देखिए समीकरण 2 है, s क्या है, t समय में तय की गई दूरी है, u आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी अर्थात प्रारंभिक वेग, t क्या है, समय है। ठीक, और हाफ at स्क्वायर, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है। ठीक है, तीसरा समीकरण है इनका, गति का तीसरा समीकरण है 2as बराबर u स्क्वायर, सॉरी क्या लिखा है, देखिए पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा क्या है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें कौन क्या है। ठीक है, देखिए जहां स्मॉल u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है, स्मॉल v क्या है, अंतिम वेग है तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है अर्थात स्मॉल s क्या है, t समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, समीकरण 7.5 वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती है तथा समीकरण 7.6 समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। समीकरण 7.7 जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, जिसे समीकरण 7.5 एवं 7.6 से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इन तीनों समीकरणों को ग्राफी विधि से भी
प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलती है। विरामावस्था से चलने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अर्थात प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर आवर्स का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितने हो गए, 0। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स या प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो देखते हैं, देखिए दिया है, क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, वी बराबर दिया कितना दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको जब हम मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित करते हैं तो 20 मीटर प्रति सेकेंड आता है। देखिए 72 गुणे 1000 बटे 3600, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अर्थात जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, जो v बराबर है, ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक, तो वही दिया है यहाँ पर, ये देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड हो गया। ठीक, और t हमारा कितना दिया, 5 मिनट। मिनट को मैंने किस में बदल दिया, 5 गुणे 60, ये हो गया हमारा सेकेंड में, अर्थात 300 सेकेंड हो गया हमारा। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले में क्या पूछा गया, त्वरण पूछा गया। त्वरण v बराबर त्वरण a बराबर v माइनस यू अपन टी। ठीक है, तो हमारा v कितना आया है, 20। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, समय कितना दिया हमारा, 300। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इतना हमारा त्वरण आता है। ठीक है, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा कितना है, त्वरण आया। अब दूसरी स्थिति में हम क्या पूछ रहे हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में दूरी पूछ रहा है। तो हम समीकरण तीसरे से निकाल लेते हैं, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे u कितना है, ये 0 है। ठीक, u कितना है, 0 है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला ये आएगा, देखिए कैसे आया, 2as बराबर कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। जब ये 0 हो गया तो हमारा 2s बराबर वी स्क्वायर आया है। तो जब हम इसमें s निकालेंगे तो वी स्क्वायर अपान 2a इतना आया, अर्थात s बराबर कितना आया हमारा, s बराबर वी स्क्वायर अपान 2a। ठीक है, वही है यहाँ पर दिया है। अब इसमें हम b बराबर रख लेंगे, b बराबर हमारा कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। फिर से देखते हैं इसको, देखिए s बराबर हम जब निकालें तो b बराबर हमारा कितना है, 20 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान, ठीक 2a हमारा कितना है, 1/15 आया। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000 मीटर। कितना है, 3000 मीटर। जब हम इसको किलोमीटर में व्यक्त करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जीरो कट गया तो हमारा 3 किलोमीटर आ गया आंसर। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। अर्थात देखिए क्या लिखा, रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया और तय की गई दूरी 3 किलोमीटर दूर आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया है। अब हम देखते हैं एक समान वृत्तिगत, देखते हैं। अब हम देखते हैं एक समान वृत्तीय गति। अगली हेडिंग हमारी क्या है, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, क्या लिखा है, जब वस्तु के वेग में, क्या लिखा है, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, क्या लिखा है, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। देखते हैं आगे, किसी बंद पथ किसी किसी बंद पथ अर्थात मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण ले, जैसे कि चित्र 7.a में दिखाया गया है। किसी एथलीट अर्थात धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB, BC, CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से क्या लिखा है,
अपने अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल क्या करता है, बदलता है। एक चक्कर पूरा करने, क्या लिखा है, एक चक्कर पूरा करने में उसे एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा को बदलता है। 4 बार अपनी गति को दिशा को क्या करता है, बदलता है। ये दिखाया गया है। देखिए, आयताकार पथ पर जब एथलीट 4 चक्कर लगाता है, और षटकोणी पथ पर, यहाँ अष्टकोणी पथ पर और वृत्तीय पथ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान ले कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणी पथ ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र 7.8b में प्रदर्शित है। इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा। यदि पथ पर षटभुजाकार न होकर सम अष्टभुजाकार पथ ABCDEFGH हो, जैसा कि चित्र 7.8c में प्रदर्शित है, तो क्या होगा। यह देखा गया कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने पथ मुड़ने की संख्या में क्या करनी पड़ती है, वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। क्या है, त्वरित गति का एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड समय लगाता है या लेता है तो वेग v होगा, v बराबर 2πr/t। ठीक है, जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे कुछ क्रियाकलाप है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दें। धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, जैसा कि चित्र 7.9 में दिखाया गया। ये देखिए, इसमें दिखाया गया है। ठीक, अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दें। क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा। इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों पर पत्थर को छोड़ें और यह देखें कि पत्थर के गति करने की दिशा समान है या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखने पर क्या लिखा, ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी सीधे रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह क्या लिखा है, जिस दिशा में वह उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है या परिवर्तित होती है। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में क्या करता है, गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। यह ठीक इसी प्रकार है, क्या लिखा, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप जो हमने अभी क्रियाकलाप किया उसमें क्या पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिरपरिचित उदाहरण है, जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि। अब देखते हैं इस अध्याय से, इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा। स्थिति में क्या लिखा, स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। ठीक है, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के
वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका क्या है, उसका वेग है। ठीक है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। जैसे कि ये गति के तीनों समीकरण दिए हैं। पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, टू ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहां पर u क्या है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करती है। इसका अंतिम वेग v है और t समय में तय की गई दूरी s है। अर्थात समय क्या है, दूरी क्या है, s क्या है, t समय में तय की गई दूरी है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या है, अगर कोई वस्तु, फिर से पढ़ देते इसको, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।